सही में हम पढ़ा देंगे। आज की थीम्स है ये कुछ चार। फर्स्ट इज डीएनए, द सेकंड इज आरएनए, थर्ड इज क्रोमोसोमल पैकेजिंग एंड फोर्थ इज जीन्स। जिसको सही से समझ में आया, माइंड इट, योर जेनेटिक्स जर्नी बिकम्स ईजियर। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं हम डीएनए पे। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया है कि कैसे जेनेटिक मटेरियल होता है। एक एनी बायोमोलिक्यूल कैन बी रेफर्ड एज जेनेटिक मटेरियल जिसके पास क्या प्रॉपर्टीज़ हो, उसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर वो खुद को दोबारा बना नहीं सकता तो वो कैसे दूसरी जनरेशन में जाएगा। ठीक है, वेरी ऑब्वियस। अगर तुम्हारी खुद की सेल्स का डीएनए अपने आप को डबल ट्रिपल नहीं कर सकता है, देन हाउ कम वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या एक सेल से दूसरी सेल्स पे जाएगा। यानी एवरी जेनेटिक मटेरियल हैज़ टू हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज सेल्फ रेप्लिकेशन। द अदर थिंग इज उसके पास कुछ तो क्षमता होनी चाहिए म्यूटेशन जाने की। थोड़ा मतलब अगर तुम इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनोगे ना कि नेगेटिव म्यूटेशन बार बार ना आए, तो हो सकता है पॉजिटिव आने की भी गुंजाइश ना हो। कई बार ये देखा जा सकता है। ठीक है, सो यानी कोई एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल तभी कहलाओगे जब उसके पास कुछ तो गुंजाइश हो थोड़ा बहुत म्यूटेशन करने की। चाहिए ट्रांसमिशन की कैरेक्टरिस्टिक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन उसका जाना ज़रूरी है अगर यू वांट टू कॉल इट अ जेनेटिक मटेरियल। फोर्थ क्या होगा, स्टेबिलिटी। हम नहीं चाहते भैया 1000 में 1000 को कैंसर हो जाए। जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना चाहिए ताकि बहुत मैसिव और ख़तरनाक बदलाव ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, वो स्टेबल रहे। ये 4 प्रॉपर्टी होती है जेनेटिक मटेरियल की। ये क्वेश्चन आता है तो माइंड इट, ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। अब आते हैं डीएनए और क्रोमोसोमल पैकेजिंग पे, वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन जो आता है। सबसे पहले एक डीएनए कैसा दिखता है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। अगर इस डीएनए के इस तरह के डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल को कोई जूम करके आपको दिखाए तो क्या नज़र आएगा, बोल सकते हैं। जो इसका डायामीटर देख रहे हो, ये चौड़ाई, वो कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम। ये याद करना पड़ेगा बिकॉज द मॉडल आई एम टीचिंग इज वॉटसन एंड क्रिक। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी और के एक्स रे डिफ्रैक्शन, यानी किसी और साइंटिस्ट ने एक्स रेज की मदद से डीएनए को आइसोलेट किया और उसको स्टडी करने वाले 2 साइंटिस्ट बने जिनका नाम क्या है, वॉटसन एंड क्रिक। उन्होंने बताया एक इंसानी डीएनए राइट हैंडेड है या फोल्ड किया गया है, आपने उसे राइट हैंडली फोल्ड किया है। ठीक है, यानी वो कैसा है, राइट हैंडेड। या बोल सकते हैं अगर हम पर टर्न में बोलें, यानी एक डीएनए का धागा लिया, आप उसको टर्न कर रहे हो, पर टर्न में बोल रहे हैं, तो कितने बेस पेयर नज़र आएंगे, करीब 10। ऐसे गिन कर अगर आप एक टर्न में देखने जाओगे तो आपको कितने बेस पेयर नज़र आएंगे, 10 बेस पेयर्स नज़र आएंगे। एक बेस पेयर है और दूसरा बेस पेयर है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है तुम्हारे पास, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो अगर तुम 2 बेस पेयर लेते हो तो उनके बीच का डिफरेंस तुम्हें कितना देखने को मिलेगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम का। और अगर आप डीएनए का एक टर्न मार रहे हो तो इस पूरे एक टर्न में कितना लेंथ ऑफ द डीएनए है, यानी जब आप इसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रूव बोलते हैं। ठीक है, ध्रुव नहीं, ग्रूव। ठीक है, ग्रूव मतलब कहीं पर डीएनए बहुत छोटा सा फोल्डेड होता है और कहीं पर वो बहुत बल्कि फोल्डेड होता है। तो जो छोटा फोल्डेड है उसको माइनर ग्रूव बोलोगे। लेट्स इमेजिन नीचे वाले को थोड़ा सा हम हैवी बना दें। नहीं, ये तो साइज हो गया ना, ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है देखकर, इसका बबल थोड़ा बड़ा है और इसका बबल थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा है। तो ऐसे बड़े बबल्स को क्या बोल सकते हैं, मेजर ग्रूव, और नीचे वाले को कैसा बोल सकते हो,
माइनर ग्रूव। तो अगर इस तरह के टर्न्स पे देखोगे तो टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए मिलेगी 34 एंजियोस्पर्म की। अगर ये इतना फोल्डिंग देखा जा रहा है तो डीएनए की लेंथ कितनी होगी? 34 एंजियोस्पर्म। जब हमने वाटसन और क्रिक का इतना डेटा फैक्ट जोड़ा और बनाया तो हमें समझ में आता है डीएनए बहुत बड़ा है। डीएनए इतना छोटा है ही नहीं कि वो न्यूक्लियस के अंदर समा सके। तो तुमने फिर इतने लेंदी डीएनए को एक न्यूक्लियस के अंदर बांध के कैसे रखा? ठीक है, इतना जब डेटा फैक्ट हमने बनाया तो मेरा बेस पेयर करीब बिलियंस और मिलियन बेस पेयर लंबा है। बहुत लेंदी इंसानी डीएनए है। अगर इतना लंबा यूकैरियोटिक या ह्यूमन डीएनए, हाउ यू आर पैकिंग इट इनसाइड एक छोटा सा न्यूक्लियस? तो ये समझ में आता है कि ये जो सारा डीएनए है वो किसी प्रोटीन्स के अराउंड रैप है और उन प्रोटीन्स का नाम है हिस्टोन्स। ठीक है, तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग में ये बनाओ, दिस इज योर डीएनए। ठीक है, काट रहे हैं बट कटता नहीं है कहीं पे भी। दिस इज योर डीएनए। ठीक है, इस डीएनए को तुम कुछ प्रोटीन्स के अराउंड रैप करना चालू करो। लेट्स इमेजिन मेरे पास ये कुछ प्रोटीन्स हैं। क्या है नाम प्रोटीन्स का? हिस्टोन्स। क्या नाम बोला? हिस्टोन्स। ठीक है, इस हिस्टोन्स के अराउंड ना डीएनए को रैप कर दो। सब मेरे हाथ का मूवमेंट चेक करो, ये रैप हो रहा है, रैप हो रहा है। डीएनए का धागा किसी प्रोटीन पर रैप हो रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या पुकारते हो? न्यूक्लियोसोम्स, यानी बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। वेरी फेमस क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू योर बोर्ड्स। बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, ऐसे लगेगा कोई मोतियां पिरोई है धागे के अंदर। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, ऐसा तुम्हें कुछ नजर आएगा। और अगर ये स्ट्रक्चर का कोई और नाम जानना चाहो तो हम क्या बोलते हैं? धागा कैसा दिख रहा है या डीएनए कैसा दिख रहा है? क्रोमैटिन जैसा, एक सिंपल धागे की तरह। या फिर इसका और नाम क्या होता है? बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। अब अगर हमने ऐसा इमेजिन करो, मेरे पास ये प्रोटीन्स हैं और हमने इसी के ऊपर मोड़ मोड़ के इसको और टाइटली कॉइल्ड बना दिया। इतना टाइटली कॉइल्ड बना दिया है कि मेरे एक टर्न में करीब 10 से लेकर 8 तक हिस्टोन्स थे। देखो मेरे टर्न्स में हिस्टोन्स का काउंट हमने बढ़ा दिया है। आई हैव इंक्रीज द काउंट। अब क्या होगा? अगेन ये रैप है, हो रहा है रैप। क्या ये टाइटली कॉइल्ड हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। यानी ये जो न्यूक्लियस, ये जो आपके हिस्टोन्स हैं वो सब एक दूसरे पर रैप हो चुके हैं। यानी जब हिस्टोन्स दूसरे हिस्टोन्स पर रैप होते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आता है। एंड दिस वेरी स्ट्रक्चर इज रेफर्ड एज सोलेनोइड। वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब में डीएनए टाइटली कॉइल्ड होता जा रहा है, यानी छोटा होता जा रहा है लेंथ में। यानी बड़े डीएनए को इन तरीके से आप छोटा और कॉम्पैक्ट पैक करके एक इंसानी सेल के अंदर डाल सकते हो। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा? ये वाले इतना टाइटली कॉइल्ड हो जाएंगे कि एक समय पर तुमको ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को नज़र आएंगे। यानी अगर हम इसको जूम करें, मतलब दुपट्टा लो और उसको इतना रैप करो कि वो छोटा पगड़ी की तरह शेप ले ले। दैट्स हाउ योर डीएनए इज। क्या इस स्ट्रक्चर को क्या पुकारोगे? क्या बोलोगे? लूपी स्ट्रक्चर। क्योंकि डीएनए बहुत लूप हो चुका है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम? लूपी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोल सकते हो? लूपी स्ट्रक्चर या लूप बन रहा है। ठीक है, एक ऐसा लेवल आ जाएगा, सब ध्यान देना हाथ की मूवमेंट्स पर। एक ऐसा टर्न आया है जहां कुछ ऐसा हो गया है। क्या हो रहा है? क्या नजर आ रहा है? हाँ, क्रोमो, ये लूप वाला इतना कॉइल्ड हो गया भाई साहब, इतना कॉइल्ड कि कैसे रीजन्स बन रहे हैं? ऐसा कुछ रीजन्स। और इसी को क्या बोलते आए हो? क्रोमोसोम। तो
when somebody asked what is a chromosome, it is what? DNA plus proteins. प्रोटीन्स कुछ तो हिस्टोन्स भी हो सकते हैं और कुछ नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। क्या इसमें दो रीजन्स नज़र आ रहे हैं? एक बहुत टाइटली बंधा हुआ है और एक बहुत लूजली बंधा हुआ है। तो जो तुम्हें टाइटली बंधा हुआ रीजन नज़र आ रहा है, इस रीजन का नाम क्या दे सकते हो? सेंट्रोमेयर। और इस रीजन का नाम टेलोमेयर। जहाँ पर डीएनए लूजली बंधा हुआ है उसको क्या बोल रहे हो? यूक्रोमैटिन। और जहाँ डीएनए बहुत टाइटली बंधा है उसको क्या बोल रहे हो? हेटेरोक्रोमैटिन। दैट इज़ वॉट योर डीएनए इज। तो जो तुम इतना लेंदी डीएनए देख कर आए हो वो पैक होके इतना छोटा बनाकर हम न्यूक्लियस के अंदर रख देते हैं। एक कैच तुम्हारे लिए जानने के लिए, सेंट्रोमेयर कहाँ इस्तेमाल होता है? कहाँ पर? डीएनए को सेंटर देने, डीएनए के रेप्लिकेशन में कि डीएनए के डिवाइड में? डिवाइड में, यानी सेल डिवीजन में यूज़ होता है तुम्हारा सेंट्रोमेयर। टेलोमेयर कहाँ यूज़ होता है? किसी ने सवाल किया, कैंसर सवाल किया ना, अगर टेलोमेयर की लेंथ, ध्यान से सुनो, अगर ओवर द टाइम जब जब तुम्हारी सेल डिवाइड होके नई सेल बन रही है, अगर टेलोमेयर की लेंथ आफ्टर एवरी डिवीजन छोटी नहीं हो रही है, यानी कैंसर हो रहा है तुम्हें। ये समझ में आया है स्टडी से कि आफ्टर एवरी डिवीजन आपकी टेलोमेयर की लेंथ छोटी हो जाती है। अगर मैल फंक्शन हो रहा है यानी टेलोमेयर की लेंथ छोटी नहीं हो रही है, कैंसर में भी क्रिएट हो रहा है क्योंकि सेल्स अब चिपकना चालू करेंगी। वो जो काउंटिंग मैकेनिज्म है गिनने का कि कब तक तुम एक कंट्रोल्ड सेल डिवीजन कर चुकी हो, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो टेलोमेयर की शॉर्टनिंग नहीं हो रही है, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कैंसर माइट हैपन। कैंसर डिपेंड्स अपॉन इन्फेक्शन लेवल। अगर बहुत हल्का फुल्का है, क्योरेबल है, ट्यूमर नहीं बना है, फैलने वाला नहीं बना है, गांठ नहीं बना रहा है, तो क्योरेबल है। हिस्टोन्स बता दे, जो ये हिस्टोन्स देख रहे हो ना, दिखने में बहुत छोटा नज़र आ रहा है तुम्हें, एक बॉक्स की तरह इस फिगर में है क्या हिस्टोन्स? 8 प्रोटीन हो, 4 इस तरफ है और 4 उस तरफ ले जाओ ना, क्यूबॉइड शेप। 8 शेप प्रोटीन्स हो और एक बड़ा प्रोटीन उसे बांध के रखे, दैट इज़ व्हाट हिस्टोन्स इज। ठीक है, कुछ बातें सुन लो। अगर ये H2A है, दूसरा वाला क्या होगा? H2B। अगर एक H3 है, चौथा वाला क्या है? H4। ऐसे 2 चाहिए, हर किसी का इंटू 2 चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? H1 प्रोटीन। जब इतने प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स मिला लोगे, एक कैसा प्रोटीन तैयार हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज वाला, क्योंकि डीएनए भाई साहब कौन है? नेगेटिव चार्ज है। डीएनए खुद नेगेटिव चार्ज है और वो प्रोटीन पॉजिटिव के अराउंड रैप होता है, तब जाके इतना लंबा डीएनए इतने छोटे तरीके से आप एक इंसान की सेल के अंदर पैक कर सकते हो। ये बना लो। और ये क्वेश्चन आता है क्रोमोसोमल पैकेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल।